हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान चल रहा है और भारतीय संविधान में हम मूलाधिकार देखे थे पिछली वीडियो में। मूलाधिकार में हमने बताया था आपको कि यह किस संविधान से लिया गया है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है, मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है। इसके साथ साथ हमने मूलाधिकारों का जो कि संविधान में जिनका वर्णन किया गया है उनके बारे में हमने बताया था। और साथ में हमने ये भी बताया था कि मूलाधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसकी आलोचना कैसे हो सकती है और मूलाधिकार का महत्व किस बात में है। इन सारी बातों का जिक्र करते हुए हमने मूलाधिकार चैप्टर को समाप्त किया था। आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंग्लिश में इसका शॉर्ट नेम देखें तो डीपीएसपी भी कहते हैं इसे, याद रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि 36 से 51 के बीच में किया गया है। ठीक है। मूलाधिकार के बारे में हमने बताया था कि मूलाधिकार कैसा है, प्राकृतिक है, मतलब जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त होते हैं। यह राज्यों के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करता है। साथ में हमने ये भी बताया था कि यह किसी राज्य से अपेक्षा नहीं की जाती वो किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को अपने अधिकार दे, लेकिन यह अपेक्षा जरूर की जाती है राज्यों से कि राज्य जो है नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण या उसका उल्लंघन या उसको समाप्त ना करे, सीमित ना करे। यह अपेक्षा की जाती है राज्यों से। लेकिन जो डीपीएसपी है यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। पहली चीज तो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम ही है, राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि राज्य अपनी स्थिति को देखते हुए कि जब उनको लगे कि हमारी स्थिति अब है तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हम आज देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। आज क्या है कि संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद है 36 से 51 के बीच में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर हम देखेंगे तो यह इसका विचार जो है 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि इसका जो सोर्स है वो आयरलैंड है, लेकिन मूल अधिकार का सोर्स क्या था, हमने बताया था कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। निर्देशक तत्व मूलाधिकारों के साथ संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। निर्देशक तत्व को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक सिद्धांत या समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, ठीक है,
और गांधीवादी सिद्धांत के रूप में। ठीक है, इन तीन सिद्धांतों के अंतर्गत ही डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। हमें ये बात ध्यान रखनी है। ग्रेनविल ऑस्टिन है, इन्होंने नीति निर्देशक तत्व और मूलाधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। हमने कल बताया था मूलाधिकार में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। तो हमने बताया भी था अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार से जो संबंधित है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और मूलाधिकार को संविधान की आत्मा कहे हैं। दोनों बातों में अंतर है, तो ये भी याद रखने की बात जरूरत है हमें। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता क्या है। जैसे हमने मूलाधिकार की विशेषता की बात की थी, वैसे ही इसकी भी कुछ विशेषताएं होंगी। विशेषता क्या है कि प्रभावी बनाने में राज्य की भूमिका होती है। हमने बताया था शुरुआत में ही कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके लिए आप कहीं न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ है ना। दूसरा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों के समान है। इसके साथ ही यह आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विषयों में महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक मूल कारण है कि लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करता है। ध्यान रखना इस बात का हमें। यह न्यायालयों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। डीपीएसपी। ठीक है, इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह इसकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। मतलब न्यायालय में आप जाके अपील नहीं कर सकते हैं। फिर भी कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। याद रखना कि गैर न्यायोचित तो है, लेकिन फिर भी कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इनका सहारा ले लेता है। ठीक है, अब हम इसके वर्गीकरण की बात करेंगे। वर्गीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे समाजवादी सिद्धांत। हमने बताया था समाजवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत या उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। तीन सिद्धांतों के अंतर्गत पूरे डीपीएसपी को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करना इसका लक्ष्य है। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करना इसका लक्ष्य है। दूसरा क्या है, यह अनुच्छेद 37 है। दूसरा क्या है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर असमानता को समाप्त करना समाजवादी सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 38 में दिया गया है। इसके अलावा
अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कि पुरुष स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य की व्याख्या करता है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, जो कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी है कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता 39 का में कहा गया है। ये प्रश्न आ चुका है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, इस पे प्रश्न आ चुका है। ठीक है, फिर काम, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता की दशाओं तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, ये भी आ चुका है प्रश्न में। पिछली बार का जब आप पेपर उठा के देखेंगे पीसीएस का, खास करके यूपी पीसीएस का या कोई भी पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे, तो उसमें क्वेश्चंस जो हैं लाइन टू लाइन हैं। ठीक है, तो पिछली बार हम नोट्स और वीडियोज, नोट्स से ही हमने वीडियो बनाए थे, तो उसमें 95 क्वेश्चंस हमने दिए थे उसमें नोट्स से, जिसमें करंट अफेयर्स को हमने शामिल नहीं किया था, साइंस वाले क्वेश्चंस को हम नहीं देखे थे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस हमने देखे थे बस। एनवायरनमेंट तक के क्वेश्चंस हमने नहीं मिलाए थे। इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो इंपॉर्टेंट है, उनको देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। आगे है काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध करना, यह अनुच्छेद 42 में दिया गया है, जो कि समाजवादी सिद्धांत का ही भाग है ये। आगे है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान होना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए। यह समाजवादी सिद्धांत है अनुच्छेद 43 के तहत। फिर उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भूमिका, ये वाला प्रश्न आ चुका है, ये वाला अनुच्छेद 43 का, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना अनुच्छेद 47 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो ये समाजवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये वाले सिद्धांत। इसमें हम ग्राम पंचायत का गठन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, सरकार, सहकारी समितियों के शैक्षिक संगठन की बात होती है। तो गांधीवादी सिद्धांत देख लेते हैं क्या है। गांधीवादी सिद्धांत जो है, यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए गांधीवादी सिद्धांत है। तो गांधीवादी सिद्धांत में क्या क्या चीजें शामिल की गई? सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन की बात होती है अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, समझ रहे हैं ना?
साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी स्तर पर प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 के तहत कहा गया है और यह गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। ये भी साथ में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन अनुच्छेद 43 बी के अंतर्गत है। याद रखना, यह भी प्रश्न आ चुका है कई बार। फिर आगे है कि एससी एसटी और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन तथा सामाजिक अन्याय तथा शोषण से सुरक्षा की बात होती है अनुच्छेद 46 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 46 के तहत है कि एससी एसटी समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा होनी चाहिए। अब ये बात हो गई, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो है अनुच्छेद 47 क्या कहता है। अनुच्छेद 47 बोलता है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक और नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 47 में यह कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों के सुधार में प्रोत्साहन की बात अनुच्छेद 48 के तहत की गई है, जो कि गांधीवादी सिद्धांत का ही रूप है। अब उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात अगर करेंगे तो इसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं जीवों की रक्षा, कृषि पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक जैसी चीज़ों में क्या इनका संरक्षण करना होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात होती है। ये सब उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत अब देखेंगे हम, क्या है उदार बौद्धिक सिद्धांत, देख लेते हैं इसको भी। इसमें सबसे पहले तो अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत में ऐसा पहला कौन सा राज्य है कि जिसने अपने यहाँ पर कॉमन सिविल कोड को लागू किया है। ये प्रश्न है आपके लिए। अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं, बहुत आसान है। अनुच्छेद 44 के तहत आता है। सभी बालकों के 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 45। हमने कल बताया भी था कि मूलाधिकार में जब संविधान को लागू किया गया था उस समय मूलाधिकार के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को शामिल नहीं किया गया था, बाद में उसको मूलाधिकार में शामिल किया गया। लेकिन डीपीएसपी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। हमने शुरुआत में ही बताया है कि डीपीएसपी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इसके खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि डीपीएसपी में शिक्षा के अधिकार को डाल दिया गया कि राज्य, जब राज्यों की स्थिति अच्छी हो जाए, राज्यों की स्थिति मजबूत हो जाए, तो वो अपने यहाँ शिक्षा के अधिकार को लागू करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है भारत को स्वतंत्रता किस हालत में मिली हुई थी। ठीक है, अकाल, सूखा, भूखमरी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब, नौकरी नहीं है। उस स्थिति में भारत को आज़ादी मिली हुई थी और उस स्थिति में अगर किसी भी प्रकार के अधिकार को थोपना अच्छी बात नहीं थी।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हो सकता है संविधान का निर्माण करने वाले जो लोग थे, संविधान सभा के सदस्य जो थे, उन सब ने ये बात को ध्यान में रखा। ठीक है, आगे है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना अनुच्छेद 48 के तहत है। ये भी प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न इस तरीके से आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। तो उसमें एक स्टेटमेंट के रूप में ये भी दिया गया था। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48A के तहत दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है, गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, उदार बौद्धिक सिद्धांत है ये। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक स्थान या वस्तु का संरक्षण करना, जो कि अनुच्छेद 49 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 50 क्या है? अनुच्छेद 50 आपको ऐसे भी याद होगा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात हो रही है उसमें। अनुच्छेद 50 के तहत क्या है कि राज्य की सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50 के तहत है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51 में दी गई है। एक प्रश्न यहां पर आता है कि निर्देशक सिद्धांतों को, जो हम अभी पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि निर्देशक सिद्धांत को गैर न्याय उचित और विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया गया है। ऐसा क्यों किया गया था? तो इसका उत्तर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कि उस समय भारत में वित्तीय संसाधनों की कमी थी, साथ में व्यापक विविधता थी और पिछड़ापन भी था। साथ में स्वतंत्र भारत को नए निर्माण से उत्पन्न जो भार होता उससे मुक्त रखना था। यही 3 कारण थे कि जिसके चलते डीपीएसपी को गैर न्याय उचित और विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया गया। तो 3 कारण यही है, ये यहां पे है। देखिए, निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित और विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि वित्तीय संसाधन की कमी थी उस समय, व्यापक विविधता पिछड़ापन था भारतीय समाज में, और स्वतंत्र भारत को नए निर्माण से उत्पन्न भार से मुक्त रखना था। ये 3 कारण थे कि जिसके लिए डीपीएसपी को गैर न्याय उचित बनाया गया। ठीक है, अब हम अगर इसकी आलोचना की बात करें तो आपको हमने बता दिया गैर न्याय उचित है, इसकी कोई कानूनी शक्ति नहीं है। तर्कहीन व्यवस्था इसलिए कह सकते हैं कि जब ये लागू ही नहीं हो, जब ये राज्य की इच्छा पर ही निर्भर कर रहा है कि राज्य कब लागू करे। जैसे कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे आपका कॉमन सिविल कोड है, ठीक है, ये सब जब लागू ही नहीं हो तो ये कैसा है, और इस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते फिर। तो ये एक तर्कहीन व्यवस्था का रूप है। अगला है कि रूढ़िवादिता इसमें है। कैसे रूढ़िवादिता इसमें? कि 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनैतिक दर्शन पर आधारित है। एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी आलोचना के बारे में ये शब्द मिलेंगे।
ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर संवैधानिक टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। कैसे संवैधानिक टकराव की स्थिति भाई? कि कभी कभी केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी चीज है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कभी कभी टकराव की स्थिति होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कुछ उपयोगिता भी है। और उपयोगिता इस बात के लिए है कि राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत आवश्यक है ये। अभी हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या उपयोगिता है इसकी। उपयोगिता इस बात में है कि राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत आवश्यक है, साथ में संविधान को जीवन दान देने वाला कहा जाता है इसको। समझ रहे हैं? इसके अलावा इसकी उपयोगिता इस बात में भी है कि भाई कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होगा ये। ठीक है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। उसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक की भूमिका निभाता है डीपीएसपी। आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करता है ये। साथ में राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य वाला बताया गया है। फिर न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक का काम करता है। हमने शुरुआत में ही बताया गैर न्यायोचित है, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में न्यायालय इसका उपयोग कर सकते हैं। और विधायिका तथा कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। देखिए, अब ये तो हो गए, लेकिन भाग 4 से बाहर भी कुछ निर्देश हैं। भाग 4 से बाहर कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे क्या क्या है कि सेवाओं के लिए SC ST के जो दावे होते हैं, भाग 16 के अनुच्छेद 325 के अंतर्गत ये भी डीपीएसपी के रूप में शामिल है, लेकिन भाग 4 में नहीं है ये। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा भाग 17 है। भाग 17 में अनुच्छेद 350 क के तहत। इसके अलावा एक और है कि हिंदी भाषा का विकास अनुच्छेद 351 और भाग है 17। तो ये 3 निर्देश हैं जो कि हमारे भाग 4 से बाहर के निर्देश हैं। संविधान में हैं लेकिन भाग 4 में नहीं है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हम मूलाधिकार और डीपीएसपी में अंतर देख लेते हैं। थोड़ा सा अंतर क्या क्या है इसमें। अंतर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मूलाधिकार में मूलाधिकार हमारा नकारात्मक है। नकारात्मक हमने कल ही बताया था मूलाधिकार में कि भाई अधिकार आपका वहीं तक है कि जहां पर किसी दूसरे के अधिकार को वंचित ना, कोई दूसरा व्यक्ति अब अधिकार से वंचित ना हो जाए। अब जबरन किसी के धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो उसमें राज्य हस्तक्षेप करेगा फिर। ठीक है, धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं लेकिन किसी से जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। अपने धर्म समुदाय के लिए आप करों का आरोपण कर सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं वसूल सकते हैं। इस मामले में यह नकारात्मक है।
वहीं पर डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी क्या है, सकारात्मक है, सकारात्मक प्रवृत्ति का है। ठीक है। इसके अलावा अंतर और क्या है कि न्याय उचित है, मूलाधिकार न्याय उचित है। न्यायालय में आप जा सकते हैं, मूलाधिकार के लिए आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में कहा गया है। लेकिन निर्देशक तत्व के बारे में हमने शुरू में बताया था, यह गैर न्याय उचित है। मूलाधिकार का उद्देश्य क्या है भाई? मूलाधिकार का उद्देश्य है देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, समाज में सामंजस्य की भावना का विकास हो, इस बात पर बल देता है मूलाधिकार कि भाई सबके पास बराबर का अधिकार रहेगा तो लोग बराबर से रहेंगे भी, सुलह के साथ रहेंगे, समझौते के साथ रहेंगे, सामंजस्य बना के रहेंगे। डीपीएसपी में क्या है? डीपीएसपी में देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना डीपीएसपी का उद्देश्य है, लेकिन लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना मूलाधिकार का उद्देश्य है। इसी के साथ में मूलाधिकार जो है कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन अगर हम डीपीएसपी के बारे में देखते हैं तो यह नैतिक राजनैतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है। इसके साथ में वैयक्तिक कल्याणकारी, व्यक्तिगत कल्याणकारी की बात मूलाधिकार में है कि एक एक व्यक्ति को मूलाधिकार दिया गया है। लेकिन डीपीएसपी क्या करता है? यह सामुदायिक कल्याणकारी की बात करता है। ठीक है। इसके अलावा मूलाधिकार स्वतः लागू होगा, लेकिन ये स्वतः लागू नहीं होते। हमने शुरू में ही बता दिया था कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि डीपीएसपी को लागू किया जाए या नहीं। ठीक है। इसके साथ में एक चीज और है कि मूलाधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसी के साथ ये हमने बता दिया बहरहाल पहले भी कि भाग 4 से बाहर के जो निर्देश हैं वो क्या क्या हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसके बारे में कि सेवाओं के लिए एससी एसटी के दावे, जो कि भाग 16 के अनुच्छेद 325 में कहा गया है। दूसरा है कि मातृभाषा में शिक्षा, जो कि भाग 17 और अनुच्छेद है 350 का। इसके अलावा एक और है कि हिंदी भाषा का विकास, जो कि भाग 17 के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें थी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के साथ साथ जो भी हो, जो पॉइंट समझ में आ जाएं, उनको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। उससे बेनिफिट होगा ये कि आप वीडियो देखने के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा, एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। उसमें एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर होंगे। ठीक है, कल वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके ही सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा और वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब जरूर दे देना हमें। ठीक है, तो अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।